क्रोनिक एसिड रिफ्लक्स जिसमें कि पेशेंट को एसिडिटी होती है, पेट फूलता है, ब्लोटिंग होती है। इसके अलावा जो एसिड है वो ऊपर की तरफ आता है और जलन होती है, यानी कि बेल्चिंग और बर्पिंग होती है। ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम बन गई है आज के ज़माने में और बहुत सारे पेशेंट्स को ये प्रॉब्लम है। ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे उनको इससे जूझना पड़ता है और उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि क्या कॉमन कॉजेज़ होते हैं जो ब्लोटिंग, बेल्चिंग, बर्पिंग इन सबको कराते हैं। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो हमारे खाने को डाइजेस्ट करने के लिए होता है वो है बाइल, और दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है स्टमक का एसिड। तो अगर किसी वजह से पेशेंट्स का स्टमक का एसिड प्रोडक्शन कम हो गया है और उनका स्टमक एसिडिक नहीं है, तो जो भी खाना वो खाते हैं वो स्टमक एसिड का काम ये होता है कि शुरुआत में ही उसको वो पार्शियली डाइजेस्ट कर देता है, जिससे कि वो खाना अंदर जाके बॉडी इजीली डाइजेस्ट कर पाती है। मगर अगर किसी वजह से स्टमक एसिड प्रोडक्शन कम हो गया है तो खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाता है स्टमक में, और वही अनडाइजेस्टेड फूड जब नीचे इंटेस्टाइन्स में जाता है तो पेशेंट्स को ये इंडाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स डेवलप होती हैं। दूसरी कॉमन प्रॉब्लम है लो बाइल प्रोडक्शन, जो कि एक गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम है। जैसे कोई पेशेंट अगर डाइट करते हैं और उनका कैलोरी इंटेक बहुत ही कम होता है, तो ऐसे केसेस में जो बाइल है वो कम प्रोड्यूस होने लगता है, और उसके बाद किसी वजह से अगर वो डाइट अपनी नॉर्मल रिज्यूम करते हैं तो वो बाइल प्रोडक्शन दोबारा उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ पाता है और उनको इनडाइजेशन होती है। बाइल का मेन काम जो है फैट को डाइजेस्ट करना होता है, और अगर ये नहीं हो पाता है तो पेशेंट्स को ये लगता है कि जब भी हम कोई भी फैटी खाना खाते हैं तो हमको ब्लोटिंग होती है, पेट फूलता है, पेट टाइट होता है, इसके अलावा डकारें आती हैं। तो अब ये 2 जो हैं इसके सबसे ज़्यादा कॉमन कॉजेज़ हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि इसके लिए क्या-क्या बेसिक चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं। तो मोस्ट कॉमन कॉज़ ब्लोटिंग, बेल्चिंग का, बर्पिंग का जो होता है वो है लैक्टोज़ इंटॉलरेंस। तो इसलिए सबसे पहले दूध का जो इंटेक है वो कम करना चाहिए। अगर लैक्टोज़ फ्री मिल्क ले सकते हैं तो लैक्टोज़ फ्री मिल्क लेना चाहिए। दूसरा है एप्पल साइडर विनेगर का 1 से 2 चम्मच सुबह आधे ग्लास पानी में मिक्स करके ले सकते हैं, या उसकी टैबलेट्स भी आने लगी हैं आजकल, उनको भी लिया जा सकता है। उससे स्टमक का पीएच रेगुलेट होता है और स्टमक एसिडिक बनता है। तो ये एक काउंटर आर्ग्यूमेंट है। पेशेंट को लग रहा है कि मुझे एसिडिटी हो रही है, मेरा एसिड ज़्यादा बन रहा है, मगर ज़्यादातर केसेस में ये प्रॉब्लम लो एसिड प्रोडक्शन की वजह से होती है। तो इसीलिए अगर एप्पल साइडर विनेगर लेते हैं तो ये एसिड बैलेंस होता है, पीएच बैलेंस होता है, थोड़ा और स्टमक एसिडिक हो जाता है, जिससे डाइजेशन इम्प्रूव होती है और ये इंडाइजेशन वाले सिम्टम्स बेटर होते हैं। तो इसीलिए एप्पल साइडर विनेगर 1 से 2 चम्मच सुबह अगर लेते हैं तो वो बहुत अच्छा डाइजेशन में हेल्प करता है। इसके अलावा किसी भी तरह की अगर फैट डाइट कर रहे हैं, यानी कि खाना बहुत ही कम खाएँगे, दिन में 1 रोटी खाएँगे, दिन भर फ्रूट्स खाएँगे, इस तरह की चीज़ें अगर आप कर रहे हैं तो इस चीज़ों को अवॉइड करें, क्योंकि इससे लॉन्ग टर्म में आपका खुद का डाइजेस्टिव सिस्टम ख़राब होता है, मेटाबॉलिज़्म भी ख़राब होता है, और इससे आपका जो है बाइल प्रोडक्शन कम होता है। तो इसीलिए ये नहीं करना है। जो चीज़ कर सकते हैं वो ये है कि खाना और पानी के बीच का जो गैप है उसे आधे घंटे का रख सकते हैं। एक बार में जो मील लेनी है वो बहुत ज़्यादा ना लेते हुए आप जितना भी एक बार में खाते थे उसका 75 टू 80% खाएँ, और पानी कम से कम आधे घंटे बाद पिएँ। प्रेफ़रेबली आधे घंटे खाना खाने के बाद वॉक कर लें रात में, और बहुत ज़्यादा जंक फूड अवॉइड करें। और इसके अलावा डाइजेस्टिव एंजाइम्स आते हैं, जैसे कि बहुत सारे सिरप्स आते हैं, जैसे सिरप ओवरज़ाइम या यूनी एंजाइम टैबलेट, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिनमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। तो इन केस अगर ऐसा होता है कि एप्पल साइडर विनेगर लेने के बाद भी आपको ये प्रॉब्लम आ रही है, तो फिर आप डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी स्टार्ट कर सकते हैं, उससे भी डाइजेशन इम्प्रूव होता है। और अगर इसके बावजूद आपको ये प्रॉब्लम चल रही है
तो फिर आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। कई बार पेशेंट्स को स्ट्रेस होता है, एंग्जायटी होती है, किसी भी और रीज़न से, तो एक गट ब्रेन एक्सिस होता है। तो आप ये मान के चलें कि बॉडी का जो दूसरा दिमाग है वो इंटेस्टाइन ही है। हम जो भी सोचते हैं उससे हमारी इंटेस्टाइन को प्रॉब्लम डेवलप होती है। तो अगर हम बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, किसी वजह से हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, एंग्जायटी है या डिप्रेशन है, तो ऐसे केसेस में भी हमारी इंटेस्टाइन की मूवमेंट जो है वो ऑल्टर हो जाती है और पेशेंट्स को लूज मोशंस लगते हैं, कई लोगों को पेट में चुभन होती है, दर्द होता है, इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं जिसको हम लोग आईबीएस कहते हैं या इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कहते हैं। और कई बारी पेशेंट्स आईबीएस को ब्लोटिंग और बेल्चिंग से कंफ्यूज करते हैं। तो अगर इन केस कोई पेशेंट है जिसको स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है और उससे रिलेटेड उनको इंटेस्टाइन में मूवमेंट पेनफुल है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है जब भी कुछ खाते हैं उसके बाद, और खाना खाने के तुरंत बाद लूज मोशंस जाना पड़ता है, तो ये सब प्रॉब्लम्स आईबीएस रिलेटेड हो सकती हैं। तो ऐसे केसेस में मेडिटेशन करना, अपने फ्रेंड से या फैमिली मेम्बर से बात कर पाना, अपनी फीलिंग शेयर कर पाने से भी बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है। इसके अलावा बहुत सारी माइंड रिलैक्सेशन टेक्निक्स होती हैं या योगास होते हैं, उसको भी आप कर सकते हैं जिससे आपको इंटेस्टाइन में रिलैक्सेशन मिले। और इससे रिलेटेड अगर आप कुछ और डिस्कशन करना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।